साक्षी चौधरी का सवाल थी, साक्षी बोला मुझे कि अब फिर मैं नॉट हमारे राजेंद्र हम लोग की बात कर रहे हैं। बात है कि आप करा ये जब इसमें ट्रैफिक जहां आपको आवाज बनना चाहिए था, अब आप आवाज उठा रहे हैं। सरकार के खिलाफ भी आप जा रहे हैं। किसी ने कहा था कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो अगर आपके ऊपर एक बार चार्जशीट लगी तो ऐसा कुछ होता है कि फिर आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप राजनीति में आने की तैयारी कर रही हैं? आप कुछ लोग होते हैं जो सह नहीं पाते हैं। उत्तराखंड में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है? मेरा प्रदेश ना, हम लोग हर जगह कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, अभी आपने तो कहा उत्तराखंड में लीडरशिप की कमी है। हमारे प्रदेश में तो कोई पेपर लीक ही नहीं होता है। शर्म क्यों नहीं आती हमें? हम बेशरम हो गए हैं। जब पेड़ कटते हैं तो आप वहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसी कोई घटनाक्रम हो जाता है, ये एक सामाजिक फॉल्ट है। देहरादून में जो क्लबिंग कल्चर बढ़ रहा है, हाँ। उसमें आपके क्या विचार हैं? कोई भी कल्चर तब बढ़ता है जब हम चाहते हैं कि वो बढ़े। साक्षी पोखरियाल किस रोल में सबसे ज्यादा फिट होती है? मैं बहुत अड़िग स्त्री हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम इतनी अड़िग क्यों हो। आज का पॉडकास्ट हमारे लिए बहुत ही खास है। वो खास इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ उत्तराखंड का एक युवा जुड़ा है और काफी सारी चीजों में वो काम कर रहे हैं। तो साक्षी जी, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विद पंकज आर्या में। और मैं चाहूंगा कि आप बताएं आप कौन है। मैं पोखरियालों की नौनी साक्षी, पौड़ी गढ़वाल की चोपड़ा कोट पट्टी कथलिसैंड ब्लॉक का हस्यूड़ी गांव बटी औंधू, ये मेरा परिचय है। और मैं समझती हूँ कि आप क्या करते हो, आप ये तो सेकेंडरी है। इट इज फॉर अ लिविंग, है ना। आप कौन हो तो वही ना जहां से आप आते हो, आपकी रूट्स कहाँ से हैं, है ना। आपके परिवार ने कितना संघर्ष किया आपको जो आज आप हो बनाने में, तो आप एक्चुअली वो हो आप। ये तो व्यावसायिक चीजें हैं, ये इतनी सभी चीजें हैं जो। लेकिन आज का जो युवा है वो आपको एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में देख रहा है, क्योंकि अगर पेड़ कट रहे हैं तो वहां पर साक्षी प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है, वो मुद्दों को उठा रही हैं, आवाज बन रही है युवाओं की। तो ये पहचान क्या है? किसी ने कहा था कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आपके पास आवाज है तो आवाज उठाना जरूरी है। पंकज जी, मुझे लगता है क्या फायदा, मेरे पिताजी ने इतना संघर्ष करके मुझे इतना अच्छे स्कूल में पढ़ाया, है ना। आप समझो कि मेरे पिताजी सिपाही रहे। एशियन स्कूल नाम की एक जगह है, उसमें उन्होंने मुझे पढ़ाया। सिपाहियों के बच्चों को मैंने वहां पढ़ते हुए देखा नहीं, क्योंकि इतनी महंगी फीस होती है, कहाँ से आप दोगे। परंतु मेरे पिताजी ने वो जो पड़ी हुई लकड़ी थी वो ली, है ना। और बड़ा ही आश्चर्यजनक या फिर विडंबनात्मक हो जाएगा मेरे लिए कि अगर मैं सब चीजें जानने के बाद, इतना पढ़ लिखने के बाद भी अगर सही को सही ना कहूं और गलत को गलत ना कहूं, तो फिर ये अन्न खाने का फिर क्या फायदा। नहीं, लेकिन क्यों? मतलब आप अच्छे स्कूल से पढ़े, फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर आप यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे थे। तो आवाज, जहां आपको आवाज बनना चाहिए था, अब आप आवाज उठा रहे हैं। सरकार के खिलाफ भी आप जा रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछ दिया है आपने। वैसे लास्ट में पूछना चाहिए था, लेकिन हम शुरुआत यहीं से करेंगे। नहीं पंकज जी, जो ये मेरी जर्नी रही है, ये बड़ी क्रस्ट और ट्रफ वाली रही है ना। क्रस्ट और ट्रफ आप तो फिजिक्स पढ़ाते हैं, और इसमें बड़ी उतार चढ़ाव आए। क्रस्ट ट्रफ का तात्पर्य उतार चढ़ाव से है। और आप जब इतना ज्यादा अपने आसपास चीजें देखते हो कि इट इज नॉट ओनली मी हु इज सफरिंग, और बाकी कम्युनिटी में कितने सारे लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, तो सफरिंग इवॉल्व करके आती है और सफरिंग बनती है एक दिन वॉइस बनती है एक्शन, एक्शन लीड्स टू चेंज। तो मुझे लगता है कि ये सब करने का जो मन होता है, ये एक पड़ी लकड़ी उठाने जैसा है कि नहीं, हमें तो करना है। जबकि जवानी मुझे लगता है कि कुछ कर गुजरने के लिए, पढ़ने के लिए होती है, जिसमें आपको एक्टिविस्ट नहीं बनना चाहिए। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती हूँ जवान बच्चों का एक्टिविस्ट बनना। मैं स्वयं इस चीज के खिलाफ हूँ, और इसके बावजूद भी मुझे कई जगह उपस्थित होना पड़ जाता है, क्योंकि कई लोगों के इतने अनुरोध होते हैं कि नहीं पोखरियाल जी आपको तो आना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो। तो ये अनुरोध और कुछ सम्मान के कारण भी कई चीजें होती हैं।
मैं तो अब लोगों को लगेगा कि पोखरियाल जी आ रही हैं तो नहीं, हमें भी जाना चाहिए, जबकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इन बच्चों को अपना समय पढ़ने में देना चाहिए। ये समय नोट कमाने में, पैसे अपने ऊपर खर्च करने पे देना चाहिए, ना कि एक्टिविज्म पे। एक्टिविज्म एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी। आप समझो कि जो असमानता है प्रदेश में हो, देश में हो, किसी के साथ किसी भी काम का गलत हो जाना, ये कभी कम नहीं होएगा। कभी कोई उत्पीड़न करेगा तो कभी कोई और उत्पीड़न, और हमेशा आवाज बनने की जरूरत पड़ेगी। परंतु मैं चाहती हूँ कि जवानी में अगर हम इन सब चीजों की तरफ चले जाते हैं तो बाकी का जीवन बहुत खराब हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप दूंगी। हमारे एक बड़े ही आदरणीय गुरुजी हुए, जिस समय राज्य आंदोलन चल रहा था उस समय कई सारे जवान लोग भी राज्य आंदोलन का हिस्सा थे। कई लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। अब क्या होता है कि जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे तो अगर आपके ऊपर एक बार चार्जशीट लगी तो ऐसा कुछ होता है कि फिर आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। फिर आप सरकारी नौकरी तो भूल जाओ, आप अगर एक बार आपके ऊपर चार्जशीट केस दाखिल हो चुका है तो फिर उसके बाद एक बारी के लिए आप नेता बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, परंतु आप सरकारी नौकरी में एक चपड़ासी भी नहीं बन सकते हो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। हम लोग एक्टिविज्म तो बहुत हम समझते हैं कि हमारे दिल के अंदर से आ रहा है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हम युवा हैं। सब लोग कहते हैं कि युवा आह्वान करते हैं कि मैं सब युवाओं को बुलाता हूँ। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि इससे आज मैं अपने हित के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, है ना, इससे मेरे नंबर बनेंगे, और जो युवाओं के साथ गलत हो रहा है उससे उसका कौन जवाबदारी, उसकी कौन लेगा। परसों 20 जुलाई को आप देखेंगे कि जो प्रोटेस्ट हुआ, सब युवा वहां उपस्थित थे। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर सभी लोग अपने जीवन का भविष्य निर्माण करने आते हैं, चाहे कॉलेजेस के माध्यम से हो या तैयारी के माध्यम से हो, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हो या सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हो। ये सभी बच्चे अपने जीवन की नव निर्माण के लिए आते हैं। और प्रोटेस्ट में अब आह्वान किया गया है तो सबको लगता है चलना चलना, हम नहीं चलेंगे क्या, सामने वाला भी जा रहा है, चलो चलो। बच्चों की इतनी मतलब कीलों से बच्चों की पिटाई हुई है, डंडे पर कीलें लगा के। अब समझो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। जो प्रोटेस्ट हुई वो इतनी अस्त व्यस्त प्रोटेस्ट थी, इसकी जवाबदारी कौन लेगा। अगर आप युवा आह्वान कर रहे हो, आप जो भी लोग बुला रहे हैं बच्चों को, मुझे लगता है आपकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं कि आप एक छोड़ को संभालें और इस बात पर भी ध्यान दें कि बच्चों के ऊपर कोई भी गलत काम ना हो। साक्षी, मैं आपसे ना सीधा सवाल पूछता हूँ। हाँ, मेरा सवाल ये था कि क्यों, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप राजनीति में आने की तैयारी कर रही हैं? एक चीज होती है कि रहा नहीं जाता। मुझे लगता है कि आप, कुछ लोग होते हैं जो सह नहीं पाते हैं, है ना, गलत होना। मैं थोड़ी सी भावुक स्त्री हूँ, है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है अगर किसी के साथ कुछ भी हो जाए। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम इतने फास्ट एक्शन मत लिया करो, तुम्हें नहीं पता सामने वाले की गलती भी हो सकती है। पोखरियाल तुम इतनी फास्ट एक्शन मत लिया करो, तुम जब पता नहीं लगता है तुम रात को यहाँ होती हो, कल सुबह कहाँ चली जाती हो, ठीक बात नहीं है, इतना फास्ट एक्शन मत किया करो। कई बार लोग झूठे भी मसले लेके आते हैं और इससे तुमको ही घाटा है। जहां तक सवाल राजनीति में आने का है, परसों दिलीप जी जो हमारे लैंसडाउन के साहब हुए अभी इस दौरान, दिलीप जी के साथ एक स्टोन फ्रूट पे एक कॉन्वर्सेशन थी। तो दिलीप जी कह रहे थे कि विधायक बनना ना बड़े भाग्य की बात है। तो फिर भाग्य की बात तो शायद यहाँ पे बैठना भी हो, पंकज जी से मिलना भी हो, सब चीज भाग्य की ही बात है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति विशेष जीवन में अगर कुछ करना चाहे तो मैं नहीं कह रही हूँ कि नेतागिरी ही एक माध्यम है। आप जो भी कर रहे हैं मुझे लगता है कि जिम्मेदारी से करें। आप समझो, आप पंकज जी आप एक टीचर हैं, आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैंने सुना पढ़ाते हैं। जितने भी बच्चे आपके इर्द गिर्द होके गुजर रहे हैं वो आपकी जिम्मेदारी बनते हैं। आप समझ रहे हैं, कल के दिन अगर उनके साथ इस क्षण में कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी भी इक्वली होगी या नहीं होगी, क्योंकि आप उनके गुरु के रूप में हैं। दूसरी बात, जीवन में वो हमेशा याद रखेंगे कि पंकज आर्या नाम का एक व्यक्ति हमारे जीवन में था जिसने कितना सकारात्मक हमारे जीवन पर प्रभाव डाला। हम कितना इसको माने और ना माने, ये चीजें प्रभावशाली होती हैं। मैं हर जगह कहती हूँ कि प्रदेश को एक लीडर की आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में कोई भी लीडर नहीं है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप मुझे बताएं कि उत्तराखंड में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है। हम मुद्दों पे बात करते हैं ना। बिल्कुल, क्या सही चल रहा है, किस रूप में आप जानना चाहते हैं? किसी भी एजुकेशन के क्षेत्र पे और आपका पर्यावरण के क्षेत्र पे, किसी भी क्षेत्र में आप बताएं जिन मुद्दों में आप काम कर रहे हैं।
सर्वप्रथम एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, मेरा प्रदेश ना, हम लोग हर जगह कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया, बड़ा दुर्भाग्य है हमारा जो 16 करोड़ का पुल टूट गया, है ना, एक गड्ढा उसमें हो गया। हम उसको ना बड़ा ही, जिसे क्या कहते हैं कि हम उसको ना बड़ा लपेट के, एक रैपर में लपेट के फिर हम दिखा रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा कोटिंग, शुगर कोट करके हम बता रहे होते हैं कि अरे वो थोड़ी टूटा है यार, ये तो केवल एक अप्रोच रोड में छोटा सा गड्ढा हुआ है। हमें ना ये कहते हुए शर्म नहीं आती है सर। ये दिखाता है कि हम कैसी, एजुकेशन तो चलो एकेडमिक हो गई, परवरिश कहती हूं मैं, परवरिश है ये, जो सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पा रही है। कैसे एथिक्स, कैसे मॉरल्स है हमारे, कि हमारे हमसे गलती हो गई है, हम मान नहीं रहे। आप समझ रहे हो, ये सब एजुकेशन का हिस्सा ही तो है। हमसे गलती हो गई है, गलती किससे नहीं होती, हम सभी इंसान है ना, किससे गलती नहीं होती। मान लो छोटे हो जाओगे, परसों अप्रोच रोड टूट गई, हाँ, कोई कह रहा था कि मुझे ऐसी जानकारी मुझे जानने में मिली कि हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी करके ये कंपनी है, जो कि रुचि भट्ट जी के हस्बैंड हुए, शायद अरविंद भट्ट उनका नाम है जहां तक मेरी जानकारी है, और उनके नाम से टेंडर लिया गया। अरविंद भट्ट जी अभी कहाँ गोल हो गए, उन्हें आना चाहिए ना, माननी चाहिए कि नहीं अपनी गलती। उल्टे कामों में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे कि अरे अप्रोच रोड में गड्ढा, वो क्या समझते हैं कि हमारे प्रदेश के लोग अन्न नहीं खाते हैं। हमें मतलब जो अन्न, आप यकीन मानेंगे सर, किसी ने कहा था कि एक पहाड़ी वो होता है जो पहाड़ को काट कर उसमें ना राइस के लिए कैसी खेती चाहिए होती है, पानी भरी, तो सेरा बोलते हैं गढ़वाली में, कि सेरा लगा देते हैं पहाड़ को काट कर। तो जो इतनी मेहनत करना जानता है, उसे क्या पता नहीं होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और आजकल जब लोग पढ़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, पहले तो हम कहते थे कि उत्तराखंड में किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं है। अब तो बिजनेस भी कर रहे हैं उत्तराखंड के लोग, कारोबारी भी बन रहे हैं, पढ़ने में भी आ रहे हैं, हर काम तो हम कर रहे हैं। फिर क्यों हमारे प्रदेश के लोग हमें समझते हैं कि ना, इनका तो पागल बना दिया जाए। आप समझ लो सर। नहीं, अभी आपने तो कहा उत्तराखंड में लीडरशिप की कमी है। बिल्कुल। अगर सारी चीजें चल रही हैं, बिजनेस भी चल रहा है, हमारा युवा पढ़ा भी है, तो लीडरशिप में कमी क्यों है? ऐसा क्यों लगता है आपको? सर मुझे लगता है कि युवा पढ़ा है तो क्योंकि उनके बाप दादा ने ना अपनी जमीन छोड़ी है गांव में ना, अपना सब बसा बसाया कारोबार, अपनी बसी बसाई खेती छोड़ के आए हैं, और फिर यहाँ 10-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं। इस चक्कर में पड़ गया हमारा युवा, आपको मैं बताना चाहती हूँ। और इतने प्रेशर में है, मैं इस बात का प्रेशर आप और मैं नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम दोनों आते हैं प्रिविलेज बैकग्राउंड से, ठीक है। मेरे पिताजी की रही सरकारी नौकरी, है ना, तो मैं इस बात के दर्द को कभी समझ नहीं पाऊंगी। एक आदमी जो 4 साल से यहाँ पर तैयारी कर रहा है करणपुर में, और अपने माँ पिताजी से 5-6 हजार रुपए खर्चा लेता है, और बार बार ही देख रहा है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं, नहीं इस बारी हमारा बच्चा बाबू बन जाएगा, इस बारी हमारा बच्चा चपड़ासी बन जाएगा, इस बारी तो हो जाएगा, तब तक पेपर लीक करा दें। और शर्मनाक बात उसके ऊपर से ये कि जब हमारे धन सिंह रावत जी कह देते हैं कि ना हमारे प्रदेश में तो कोई पेपर लीक ही नहीं होता है, शर्म क्यों नहीं आती हमें? हम बेशरम हो गए हैं। ये पता नहीं ये प्रदेश बेशरम हो गया है, किसके लोग बेशरम हो गए हैं, पर शर्मजनक हो गई है अब ये बात। मतलब अब दुर्भाग्यपूर्ण है कहना ना, पुराने दिनों की बात हो गई है। अब हम बेशरम हो चुके हैं, हम ना वो लेवल थ्रेशोल्ड होता है केमिस्ट्री में ना, थ्रेशोल्ड पार कर चुके हैं। तो अब हमें डर नहीं है किसी की, आप समझ रहे हो, हमें डर नहीं लगता है किसी से। और मुझे लगता है कि जो लोग अपनी राजनीति दूसरों के कंधों पे चढ़कर खेलते हैं ना, उन्हें कभी डर लगेगा भी नहीं, क्योंकि उनकी खुद की बनाई राजनीति तो सर है नहीं। गलत बोल रहे हो? उनके खुद के नाम के वोट पड़ रहे हो तो मुझे बताएं। अगर इन सभी लोगों में से जितने भी लोग पदाधिकारी हैं आज की डेट में, ठीक है, चाहे राज्य मंत्री हो या केंद्र में मंत्री हो, कोई भी पोर्टफोलियो होल्डर हो या विधायक गण भी हो, मैं तो कह रही हूं, एक बार अपने सीट से उतरे, और मैं देखना चाहती हूं कि कोई इनकी कितनी इज्जत करता है, कोई इनको कितना पूछता है। लेकिन ये तो एक इम्प्रैक्टिकल बात होगी ना, कोई भी अपनी गद्दी नहीं छोड़ेगा। अगर हम बात करें समाधान की, तो साक्षी के अनुसार समाधान क्या है? ये तो हम समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं ना, कि और समस्याओं पे तो हर कोई चर्चा कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, समाधान क्या है? समाधान यही है कि आप एक्सेप्ट करो कि हमसे गलती हुई है। ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लिया उन्होंने, हाँ। वैसे तो करेंगे नहीं, लेकिन हाँ जी। लेकिन कर लिया, चलो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या?
उसके बाद एक नीति का गठन करें, सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। सोचो हमारे मुगल प्रदेश में विरोधी कानून आ चुका है, यूसीसी लागू हो चुका है, उसके बाद भी अगर हम देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात ना करते, अगर हम देहरादून की ही बात करें तो इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं। आप सोचो, नीतियां तो बनी रही है ना। देहरादून एक ऐसी जगह हो गई है, मुझे लगता है जिसे कहते हैं कि एनकाउंटर हब हो गया है ये प्रदेश का। जहां देखो एनकाउंटर हो जा रहे हैं, कोई भी दिन दहाड़े किसी को गोली मार के चापड़ मार के चला जा रहा है। तो ये तो हमारी कानून व्यवस्था है। आप सोचो एक ऐसा प्रदेश में बड़ा ही मुझे लगता है कि व्यंग्यात्मक हो जाएगा, और कोई कहेगा कि अरे ये छोटी लड़की अपने को समझती क्या है, पर सच तो सच होता है ना पंकज जी। आप समझो कि एक ऐसा प्रदेश जो अपनी रिसोर्सेस का गलत इस्तेमाल कर रहा हो, अपनी जो पुलिस फोर्स है उसको केवल प्रोटेस्टर्स को रोकने में लगा रहा हो, है ना, और आप सोचो जहां उनका सही उपयोग होना चाहिए उनको वो करा नहीं रहे हम। तो फिर आप किन नीतियों की बात कर रहे हैं, जब आपको सब पता है नीतियां बनेंगी, कल भी बनेंगी, फिर से यही सब चीजें होने वाली हैं, तो फिर किन नीतियों की आप बात कर रहे हैं? हम मुझे लगता है समाधान की बात कर रहे हैं ना। हम सभी को 27 का इलेक्शन आने वाला है साहब। 4 महीने कुछ दूर होगा या 5 महीने दूर लगभग आज की डेट से। मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं इन सभी को ये रियलाइज करना चाहिए कि जो आदमी अपनी पार्टी का ना हुआ या जो पार्टी अपने लोगों की ना हुई, क्या उनको वोट देना चाहिए? तो किसको वोट दें? विकल्प क्या है उत्तराखंड के क्या पास? उत्तराखंड के पास अच्छे लीडर्स अब उभर नहीं सकते? कैसे? 2027 में चुनाव है। जी हाँ, 4-5 महीने कुल बचे हैं, आप बता रहे हैं, कैसे होगा? कौन? मुझे लगता है कि कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। मुझे लगता है कि हम सभी को एक बात समझनी चाहिए कि देयर इज ऑलवेज अ हेयर लाइन डिफरेंस। जब भी हम ये कहते हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है, हम शायद एक चीज को भूल जाते हैं कि जब हम वोट देते हैं तो हमको व्यक्ति विशेष को वोट देना चाहिए सर, ना कि पार्टी विशेष को। मैं तो पार्टी की बात ही नहीं कर रही हूँ, पार्टी तो कौन सी अच्छी रही। से ये इम्प्रैक्टिकल बात है, ठीक है, लेकिन जो जनता वोट दे रही है वो पार्टी के नाम से वोट दे रही है। मुझे लगता है कि हम लोग इतने, जो मेरा प्रदेश है ना सर, ये इतना भोला प्रदेश है। भोला प्रदेश क्यों कह रही हूँ? हमको अपना आज का दिन कटना चाहिए बस, कल की हमें फिक्र ही नहीं है। आज की शाम के लिए एक पौवा मिल जाए और एक मुर्गा मिल जाए, आप समझो। औरतों को जो है कुछ एक कार्यक्रम करवा दो जहां पर कि उनको नाचने गाने को, खाने को मिल रहा है, घूमने को मिल रहा है, ठीक है, ढोलक चिमटा दे दो। इतने में बिकते हैं क्या कभी? पर गरीब है ना, आप देखो बिहार में तो मुरमुरे दे के बेच डालो। आप सुनो कि गरीब भी कहां से, मतलब मानसिक रोगी हैं हम, मानसिक रूप से गरीब है हम। परंतु मुझे लगता है कि आज का युवा जो है वो दृष्टि दे सकता है इन सभी मुद्दों पर कि नहीं यार, हमें किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं। अगर ये भी सब साक्षी ही बताएगी, ये सब पोखरियालों की लड़की ही बताने लग गई, तो फिर वो कहेंगे कि अरे सब पोखरियालों की लड़की के हिसाब से चल रहा है। हमारा खुद का बुद्धि विवेक कहाँ है प्रदेश के लोगों का? गलत बोल रही हूँ? सब लोग ही तो अन्न खा रहे हैं कि मतलब पोखरियाल जो है वो अलग कुछ राशन खा रहे हैं। पोखरियालों ने अपनी लड़की को अलग सांचे से बनाया है क्या? ऐसा भी कुछ नहीं है ना? सबका अपना अपना एक मुद्दा होना चाहिए मुझे लगता है, और अपने हिसाब से करो ना। और फिर क्वेश्चन भी करो कि नहीं फलाने आदमी ने, जब आप पार्टी को वोट दोगे ना, आप पार्टी के दफ्तर में जाने से कतराओगे, आप ये पूछने से कतराओगे कि नहीं साहब, क्योंकि सोचो पार्टी ने तो किसी भी कैंडिडेट को, पार्टी का बस चले तो कुत्ते को टिकट दे दे सर। गलत बोल रहे हो? आप समझो कि अभी बिहार में उपचुनाव हुए है ना, बांकीपुर में, तो बांकीपुर में इतना ज्यादा बीजेपी जो है वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट, तो चलो एक चीज होती है, एक लेवल होता है कॉन्फिडेंस का, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं कि हम अगर किसी कुत्ते को भी टिकट दे देना तो वो भी यहाँ से जीत जाएगा। कोई तरीका होता है? आप समझो, हद होती है किसी चीज की। आप मतलब आपने जनता को क्या समझा हुआ है? मैं समझती हूँ कि हम लोग एक ऐसे प्रदेश के लोग हो गए हैं जिनके रिसोर्सेस को केक समझा जाता है। आओ सब लोग आके अपना अपना हिस्सा ले लो, है ना? साक्षी जी एक चीज बताएं, जब पेड़ कटते हैं तो आप वहां पर पहुंच जाते हैं। शिक्षा की जब बात होती है तो वहां पर भी आप प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं। अभी टिहरी जिले में एक युवा की मृत्यु हुई थी, वो भी जातिगत
कारणों से केतन, वहां आपने क्यों नहीं कुछ बोला? ऐसा हो नहीं सकता पंकज जी कि मैं कभी भी किसी विशेष मुद्दे पर प्रदेश के बोलूं ना। मैंने विशेष रूप से इस मुद्दे पर वीडियो भी बनाई कि बड़ा ही, और एक वीडियो भी नहीं 2-3 वीडियो के माध्यम से संवाद, मुझे पता है कि वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, परंतु संवाद इनिशिएट करते हैं हम कि मैं इस विषय पर बात करना चाहती हूँ, आप समझो। दूसरी बात ये कि जब भी ऐसी कोई घटनाक्रम हो जाता है, ये एक सामाजिक फॉल्ट है, इट्स अ डिफॉल्ट समाज, इसमें समाज की पूरी की गलती है, इसमें मैं किसी एक परिवार को दोष नहीं दूंगी। आप समझो कि किसी ने चलो कितना ही गलत कर दिया है, क्या मौत के घाट उतार देना कभी भी किसी चीज का समाधान होता है? और शर्मजनक बात तो आप समझिए कि तब हो जाती है जब रावण जी आ जाते हैं और रावण जी एक वीडियो रिलीज करते हैं उन सबसे गले मिलते वक्त कि अपने तो अपने होते हैं, है ना, और अपने तो अपने होते हैं मतलब क्या, रावण जी उतना दूर से आके अपने हो गए, जो प्रदेश के अपने लोग हैं वो अपने नहीं है? कैसा प्रदेश है ये? मैं तो अचंभित हूँ कि रावण जी आ गए हैं अपने नंबर बनाने। और इसी के ऊपर जब मैं कहती हूँ कि प्रदेश एक ऐसा केक वॉक बन गया है कि जहां पर कांग्रेस को भी टिकट, कांग्रेस भी 70 सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी भी 70 सीटों पर लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी 70 सीटों पर लड़ेगी, लोजपा करके एक पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, है ना, ये इनकी भी पार्टी लड़ेगी, बाकी और भी कुछ छोटे मोटे दल हैं, यूकेडी हो गया और सभी दल, ये लोग भी लड़ेंगे। मेरे प्रदेश का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? जिसे देखो वो हाथ डालने को राजी हो रखा है कि अरे ये जुआ तो हम भी खेलेंगे। मतलब दुर्भाग्यपूर्ण से भी ज्यादा मतलब ये बात हो गई है, क्योंकि उन्हें पता है, जिस गढ़वाली में कहते हैं कि जय को बल को ग्वाओ घुसे नहीं हूंदो, है ना, वे थे बल जो जने ही जय की चरखी रिंगालो। तो इनका कोई बोलने वाला ही नहीं है, इनका कोई आदमी नहीं है अपना जो इनके लिए बात रखे कि नहीं हमारा प्रदेश है ही। कोई है ऐसा आदमी जो ये बात रखे? आप बन जाओ ना। आप बन जाओ, ये कहना बहुत आसान होता है पंकज जी। आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है कि मैं इतना भावुक हो रही हूँ इन सभी मुद्दों पर, और मैं कह भी रही हूँ कि नहीं, कोई लीडरशिप की कमी है, कोई इतना स्त्री विशेषज्ञ चेहरा नहीं है यहाँ पर, पुरुष भी कहाँ है, मैं तो कह रही हूँ। एक भाषण हमें देना आता नहीं है। लीडर कौन होता है सर? जिसे भाषण देना आता है, जिसे अपने लोगों की बात समझ में आती है, जिसे अपनी बात लोगों को समझानी आती है, जो हर समय अपने लोगों के लिए उपस्थित हो, वो है लीडर। या लीडर वो है जो 1000 करोड़ रुपए अपने एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दे। ऐसा कभी होता है कि जिसने सच में काम किया हो वो काम दिखे ना? ऐसा कभी होता है कि किसी की बीवी को आके अपने किसी कार्यक्रम के दौरान रोना पड़ जाए? रोने की जरूरत है? वैसे तो आप बहुत तेज बनते हैं, वैसे तो आप बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक बनते हैं कि नहीं बहुत प्रेशर्स है हमारे ऊपर, हम जाके 7 मोड़ की जो है उसमें अपना पक्ष भी नहीं रख सकते, या अपने किसी अधिकारी को भेज के बातचीत भी इनिशिएट नहीं कर सकते, और वैसे आप रो रहे? कैसा प्रदेश है? लीडरशिप की कमी तो जरूर है ना, परंतु धन जो होता है ये बड़ी दुनिया चलाता है। आप कह रहे थे कि आप बन जाओ लीडर। एक इलेक्शन लड़ने के लिए आज की डेट में कम से कम ना तो 3 करोड़ की जरूरत होगी, ऐसे मेरी सहेली मुझे बता रही थी, ठीक है, कि पोखरियाल अगर तुम्हें बाई चांस कोई टिकट दे भी देता है ना तो 3 करोड़ की आवश्यकता होगी, ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक बूथ में 10,000 तक का खर्चा है। कौन देगा ये खर्चा? पार्टी देगी ना, और पार्टी फिर अपने हिसाब से चलाएगी। साक्षी पोखरियाल एक ऐसी चीज है जो कभी दूसरे के आधार पे, दूसरे के हिसाब से नहीं चले। आप कभी मेरे पिताजी से मिलना पंकज जी, वो तो स्वयं बड़े परेशानी की लड़की आ कहां से गई है हमारे घर, हमारी बात नहीं सुनती है। आप समझ रहे हो कि एक व्यक्ति विशेष जिसका ओपिनियंस बहुत तीखे हो, या जो अपनी बात पे अड़िग होना जानता है कि नहीं मैं इस चीज में विश्वास रखती हूँ तो इसी में रखूंगी, फिर कुछ हो जाए चाहे, ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है सर राजनीति करना। तो साक्षी पोखरियाल की फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? मेरी कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है साहब, परंतु अगर वैसे मतलब किसी को भी समर्थन कैसे दिया जाए, मेरी कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी, किसी की भी कभी कोई फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी होनी भी नहीं चाहिए, बिलीव मी।
आपको एक साइड जरूर चूज करनी चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है, परंतु जहां आपको समझ में आ जाए कि अंधभक्ति हो रही है, भैया पैर समेट लो, सब कुछ झोले में डालो और कट लो। अच्छा, उत्तराखंड क्रांति दल को आप कैसे देखते हैं? सर मैं ना, लोग मुझे बहुत जज करेंगे, मेरा डीएम जो है वो पूरा फुल हुआ हुआ रहता है ये कि मैडम आप जो है उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन कर लीजिए, आप नेतृत्व कीजिए, आप पार्टी रैली में आइए, आप जो है टिकट लीजिए उत्तराखंड क्रांति दल से। मैं समझती हूँ ना कि रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना बहुत आवश्यक है ना, और मैं ये समझती हूँ कि ये पार्टी आज केवल आशीष नेगी के दम पे चल रही है। और कौन मुख्य चेहरा है मुझे आप बता दो। हर जगह इस बात को कहना कि जो है हमने तो 42 शहादतें दी हैं, 25 साल हो गए इस बात को, क्या वो शहादतें केवल उत्तराखंड क्रांति दल ने दी? प्रदेश के लोग नहीं थे वहां, प्रदेश के लोगों ने कोई शहादत नहीं दी। प्रदेश की औरतों के साथ बलात्कार हो गया इस दौरान, आप यकीन नहीं मानेंगे सर, जिस समय इतना मुझे जो डार्केस्ट चैप्टर है ये हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री में, हमारे बच्चों को इस बारे में पता नहीं है। लड़कियों ने जो है दूसरों की बिंदियां लगाई हैं, जब वो आंदोलनों में गई उन्होंने दूसरों की बिंदियां लगाई हैं ताकि ये दिखे कि ये विवाहित है, इसको छेड़ेगा नहीं कोई। क्या पुलिसकर्मी और क्या कोई और। मुलायम सिंह ने जो है गोलियां चलाने के आदेश दे दिए अपने प्रदेश के, उस समय तो हम यूनाइटेड यूपी था ना, अपने प्रदेश के लोगों के ऊपर कोई सही बात कहने के लिए कोई गोली चला सकता है क्या सर? गलत बोल रही हूँ? और आज किसी का ये कह देना कि जो है उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण केवल हमारे कारण हुआ, गलत होगा सर, मैं इस चीज को गलत मानती हूँ। प्रदेश के लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। दूसरी बात, जल जंगल जमीन, हाँ ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं, परंतु वोट देने वाले कौन है? वो तो हमारे लोग हैं ना। लोगों के लिए क्या रणनीति आपने बनाई है? आपके पास केवल एक चेहरा है, आप केवल एक चेहरे पे खेल रहे हो, आपके पास और कोई नहीं है क्या? 70 सीटों में लड़ने की आप बात करते हो और केवल एक चेहरा आपका प्रचार कर रहे हैं। केवल एक चेहरे के लिए सब लोग जो है बोल रहे हैं कि नहीं हम तो आशीष भाई को वोट देंगे। क्या आशीष भाई को वोट पूरे प्रदेश से पड़ने वाले हैं? आशीष भाई को केवल एक विधानसभा से पड़ेंगे ना, कर्णप्रयाग विधानसभा, और बाकी विधानसभाओं का क्या? 69 विधानसभा। जो बाकी सीट्स हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी तो वहां पे अपने अपने शेयर ऑफ वोट्स लेके जाएंगी, उनका क्या? आपके पास एक रणनीति तो होनी चाहिए। बूथ लेवल क्या है आपका मैकेनिज्म? अगर कोई पूछे, बहुत कमजोर बूथ लेवल मैकेनिज्म है। आपसी कलह इतनी हो गई है, केंद्र में कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई एक डायरेक्शन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। बहुत ज्यादा मतलब हम भावुक होके बोलते तो हैं कि नहीं नहीं हमें यूकेडी को वोट देना चाहिए। कैसे देंगे आप? मतलब किसी को कहते हैं कि गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। आप समझो कि अभी तक तो नींव बननी शुरू भी नहीं हुई। एक ऐसी पार्टी जो 25 साल से मृत घोषित थी, मृत, इनके 4 लोगों के अलावा अगर कोई 10 कचहरी रोड में जाता हो, मेरा सवाल है। अन्यथा आप लोग मेरी बात को लेना चाहें तो क्या ही कर सकते हैं, परंतु जो सच है सो तो है ही ना। आप सोचिए पंकज जी कि 10 कचहरी रोड में जब से चलने लग गए हमारे आशीष नेगी भाई, तब से जो है काम वहां चल रहा है। कोई क्या पता लोगों का आवागमन हो गया है, फौजियों ने जोड़ना शुरू किया है, और आप लोग एक नेतृत्व नहीं दिखाते हैं। आप लोग कहीं भी आके अपनी बात को मुखर होके नहीं रखते हैं। क्या तरीका है ये? और मुखर होके रखना भी ज्यादा, मुझे लगता है कि आपको एक रणनीति दिखानी चाहिए कि आपको हमें वोट क्यों देना चाहिए, और रिलीज करो ना कैंडिडेट, तो कौन कहां से है। तो आपके कहने का मतलब क्या है? जैसे आपने यूकेडी के बारे में आपने बताया कि सिर्फ हाँ। एक ही चेहरा है, हाँ ठीक है, एक ही चेहरे से पार्टी तो चलती नहीं है, तो भविष्य क्या है? मतलब उस पार्टी को हम अभी से बाहर रखें सिस्टम से? बाहर, मैं साक्षी पोखरियाल कौन होती हूँ साहब किसी भी पार्टी को बाहर रखने वाली? ये तो उनका पार्टी फंड जानता होगा, और अगर उनके अंदर सच में दम होता ना तो अपनी 70 सीटों की लिस्ट निकालते कि देखो ये है हमारे कैंडिडेट, और हमारे कैंडिडेट्स ने काम करना शुरू कर दिया है। ये तो पार्टी में मतभेद है ना, इसलिए नई लिस्ट आ रही है। पार्टी में मतभेद, हम कह रहे हैं कि मतभेद है, नेतृत्व का है, शीर्ष नेतृत्व। लेकिन लीडरशिप में तो वो है भी नहीं ना। धन का है पार्टी में? पार्टी में इलेक्शन कभी भी बिना धन के होता है? धन का है? पार्टी फंड में कितने पैसे हैं मैं नहीं पूछ रही हूँ,
मैं साक्षी पोखरियाल इस सवाल को नहीं पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये आप जाने अपने लिए कि आप में से जो जो भी व्यक्ति विशेष टिकट लेने का दावेदार बन रहा है, आपके खुद के अकाउंट में कितने पैसे हैं, या जो भी आपके सहायक गण है वो आपको कितना पैसा देना चाह रहे हैं। तो ये आपके पास क्लियर कट बॉक्सेस में कुछ चीजें होनी चाहिए ना, कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज है और क्या नहीं है, ये तो पता होना चाहिए। हवा में तो, इंटरनेट पे तो इलेक्शन लड़ा नहीं जाता है कोई। लेकिन आपने साफ साफ कह दिया है कि जिस पार्टी के पास धन होगा वही पार्टी सत्ता में आएगी, और अभी आपको पता है किस पार्टी के पास धन है। सर सब कुछ धन सब कुछ नहीं होता है, परंतु एक मुख्य भूमिका में धन होता है। इतनी फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है, इतनी गाड़ियां, आपको हर जगह जाके प्रचार करना है, आपको मिलना है, आपको अपनी बात रखनी है। जो वो लोग पागल तो है नहीं जो आपके साथ इतने टाइम घूम रहे हैं, है ना, उनका खाना पीना रहना, उनके बाल बच्चों का उस दौरान का खाना पीना, वो सब आपको देना पड़ता है। सर ये हवा की बातें नहीं है। मिनिमम बैलेंस फंड तो कुछ होना चाहिए, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कुछ तो मिनिमम बैलेंस फंड आपके पास होना चाहिए एक विधानसभा के खातिर। चलिए, आप ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में अब जाने लग गए हैं। आप ये बताइए कि उत्तराखंड का भविष्य क्या है? उत्तराखंड का भविष्य जिस हिसाब से चल रही हैं चीजें, जिस हिसाब से अकाउंटेबिलिटी ली नहीं जा रही है, मैं देख रही हूँ कि विपक्ष सो रही है। क्यों विपक्ष टिकट नहीं दे देती आज की डेट में? क्यों विपक्ष प्रचार शुरू नहीं कर देती? जो मुख्य भूमिका में विपक्ष है, मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ, और विपक्ष की भूमिका में आज कांग्रेस है प्रदेश में। क्यों विपक्ष अपना बेबाक होके अपनी बात नहीं रखती है? अब आप कहोगे कि नहीं विपक्ष देखो 4600 ग्रेड पे में विपक्ष थी वहां, अभी जो यूटीयू के उसमें भी विपक्ष थी वहां। अरे विपक्ष के 4 लोग हैं, विपक्ष के जो सहायक गण है वो कहाँ है? प्रदेश के लोग जो विपक्ष की इस बात पे उनका सपोर्ट करते हैं वो लोग कहाँ है? 4 लोगों के धरना प्रदर्शन से होता है क्या कोई काम? बाकी लोग कहाँ है जो इनके सपोर्टर्स हैं? वो लोग कहाँ है? मेरा सवाल है। इनके लोग आज की डेट में प्रचार क्यों नहीं कर रहे? अपनी अपनी विधानसभा में जाके सो रहे, अपनी पार्टियां बना रहे, जाके अपनी अपनी विधानसभा में तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो प्रचार? सवाल ये है। आप एक जायंट से ऐसे ही डील नहीं होती। तो फिर कहेंगे कि बीसी सीट है हमारे पास। नहीं तो फिर क्यों नहीं लोग क्यों नहीं जुड़ रहे? लोग क्यों? 4 ही लोग क्यों हैं? ये सवाल आपसे है। ये सवाल मुझसे इसलिए भी आप ठीक ही ये सवाल कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप बहुत लाइटली हम लोग ले रहे हैं चीजों को ना, बहुत लाइटली चीजों को ले लेना बहुत घातक होता है सर। उत्तराखंड प्रदेश में बीजेपी जिस प्रकार से काम कर रही है, बिना अकाउंटेबिलिटी के, बिना अकाउंटेबिलिटी शब्द मुझे लगता है कितनी बारी उपयोग हो गया है आज के पॉडकास्ट में, बिना किसी से बातचीत किए हुए, बिना किसी के पक्ष को रखे हुए। आपको मैं बताऊं, ठराली आपदा आई, और ये सभी आपदाएं आई जिस दौरान, तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मुझे पीड़ितों से मुलाकात करनी है, और पीड़ितों से मुलाकात मुझे करनी है। और आप यकीन नहीं मानोगे सर, उस इलाके से पीड़ितों को छांट के भेजा गया है, बता के भेजा गया है कि तुमने ये बात बोलनी है और ये नहीं बोलनी है। आप अपनी बात को मुखर होके नहीं रख पा रहे हो किसी के राज में। कैसा राज है ये? डिक्टेटरशिप। और मैं तो समझती हूँ कि कैसे मुख्यमंत्री हैं हमारे जो हमने चूज ही नहीं किए। अरे कैसे प्रदेश के लोग हैं यार, तुम लोग चूज क्यों नहीं करते? तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो कि नहीं मुझे ये मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए, जो हमारी बात नहीं रखते, हमारी बात सुनते नहीं है? कैसे? मतलब ये बिल्कुल ही कठपुतलियों वाली राजनीति चल रही है। कोई एक भी प्रदेश का जो मंत्री है अगर वो ये क्लेम कर दे और बोल दे कि नहीं ये लोग मुझे वोट दे रहे हैं और मेरे दम पे चल रही है मेरी राजनीति, कम से कम मेरे क्षेत्र में, तो मैं मानूं। ऐसा है कि हरीश रावत जी जो है वो अपने एक उत्तराखंडियत करके उनका एक कुछ वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें वो अपनी जर्नी बताते हैं। उसमें वो कहते हैं कि हिंदुत्व की एक प्रचंड लहर आई यूपी से। प्रचंड लहर आई का मतलब क्या होता है? अगर आपने काम किया होता, अगर आपकी पार्टी, केवल आपके काम करने से तो पार्टी नहीं बनती है ना। अगर आपके लोगों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में, देखो कोई भी पार्टी जो है ना पंकज जी, बिना खाए पिए नहीं चलती है। अगर आपको नेतागिरी करनी है तो खाना पीना पड़ता है, बट देयर इज ऑलवेज अ हेयरलाइन डिफरेंस। ये नहीं कि आप 16 करोड़ के पुल में इतनी भी धागलेबाजी कर दो कि बिल्कुल ही नीचे आपने कुछ पत्थर ही नहीं लगाए। आप समझ रहे हैं बात क्या है ये? मतलब आप समझो कि निडर इतने हो गए हैं लोग, इतने निडर हो गए हैं
कि किसी को किसी से डर ही नहीं है। हरीश रावत जी कहते हैं कि नहीं, प्रचंड लहर आई, प्रचंड लहर आ भी रही थी तो अगर तुमने ग्राउंड पे काम किया हुआ होता तो प्रचंड लहर को क्या फर्क पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा पॉडकास्ट हरीश रावत जी के साथ भी हुआ था। अच्छा। और ये सवाल हमने उनसे पूछा था। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मुझको काम नहीं करने दिया गया। किसने काम नहीं करने दिया? पार्टी के ही लोगों ने। पार्टी? आप मुख्यमंत्री हो कि ये बात कर रहे हो? कैसे, फिर आप कैसे लीडर हुए यार? आप अपनी पार्टी, ये तो आपका अपना परिवार है ना, इसको तो जिसको जॉन सी लॉलीपॉप थमा दिया दो ना, काम नहीं करने दे, ऐसा हो सकता है? मतलब एक पपेट आदमी, किसी को कहते हैं, किसी ने कहा था कि कोई आदमी जो है ना, कोई तो होता है जो अपनी कमाई भी नहीं खा पाता। अच्छे खासे घर में कई बारी बहू जाती है और वहां भी नहीं खा पाती है। कुछ लोग होते हैं जो 12,000 रुपए में भी इतना अच्छा खा रहे होंगे ना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें खाना ही नहीं आता है। शायद प्रदेश में इतने रिसोर्सेज हैं, इतने काम है करने को, कुछ लोग होंगे शायद जिन्हें करना ही नहीं आता है। मैं हरीश रावत जी को ये बात नहीं कह रही हूँ, परंतु मैं ये हर उस व्यक्ति को कह रही हूँ। परसों दिलीप जी भी ये बात कह रहे थे कि अरे कोई मेरी बात सुनता नहीं है, तो हम तो आपको शीर्ष नेतृत्व देख रहे हैं। लैंसडाउन के लोग समझते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान दिलीप जी करेंगे। दिलीप जी बोल रहे हैं मेरे को सुनता नहीं, तो दिलीप जी आप वहां मत बैठो, कोई ऐसा आदमी को भेजेंगे जिसकी कोई सुनता होगा। अरे आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी बात सुनी जाए। सेम एज हरीश रावत जी को भी मैं ये कहूंगी, अब तो खैर वो बड़े ही, मुझे लगता है कि अब इस पद पे आ गए हैं कि हमें उन्हें कुछ कहना नहीं चाहिए, परंतु अब ये कह के क्या फायदा कि मेरे पार्टी के लोगों ने मुझे काम नहीं करने दिया। आप ही की तो पार्टी है, बनाई किसने पार्टी? उत्तराखंड में कौन जानता था कि कांग्रेस नाम की कोई चीज होती है? हरीश रावत जी की मेहनत है ये, कोई माने या ना माने। हरीश रावत जी ने ये करके दिखाया है कि नहीं भाई, उत्तराखंड प्रदेश में आज जो भी कांग्रेस का अड्डा बना हुआ है ना, ये इसमें हरीश रावत जी का योगदान है। आप समझ रहे हो? और मुझे लगता है ये हम में कमी है एज अ व्यक्ति विशेष, ये पर्सनल कमियां हैं जो हम बता रहे हैं कि वो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी पार्टी में। आपको सुनानी पड़ती है, अपनी बात रखनी पड़ती है। एक आदमी सोचो, एक आदमी मैं हरीश रावत जी की अगर मैं बात करूं और अगर मैं पुष्कर सिंह धामी की बात करूं, तो हरीश रावत जी ऐसे हैं जिन्होंने प्रदेश निर्माण में भी काम किया, प्रदेश में कांग्रेस की फंडामेंटल फाउंडेशन को रखने में जिन्होंने काम किया। और एक तरफ है पुष्कर सिंह धामी जिसकी अपनी कोई राजनीति नहीं है, ना भाषण देना आता, ना लोग प्यार करते। एक आदमी जो दूसरे के दम पे खाना जानता है और एक आदमी कह रहा है कि नहीं, मैं अपनी बनाई हुई राजनीति नहीं खा पाया, चला पाया नहीं। कैसी बात है सर? ये हमारी कमी दर्शाती है। आप समझ रहे हो? साक्षी, आप एक बात बताएं कि क्या उत्तराखंड एक गरीब प्रदेश? बिल्कुल भी नहीं सर। गरीब मैं मानसिक रूप से कहती हूँ अपने प्रदेश को कि अच्छा मैं गरीब आप होगी कि पोखरिया, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मेरे दादाजी जो हैं खेती बाड़ी किया करते थे और उनके पास धन संपदा उतना नहीं था। आलू वालू बेच के जितने थोड़े बहुत पैसे आ गए या बकरी बेच के थोड़े बहुत पैसे आ गए, उसमें उन्होंने अपनी सभी 4 बेटियों की शादी की। अपने बेटे को जो है 10वीं तक पढ़ाया, उसके बाद मेरे पिताजी भर्ती हो गए और उसके बाद एक आय का स्रोत हमारे पास आया, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जिसको कहते हैं। उससे पहले ऐसे ही था कि कोई बकरे जो है उनको कभी बाग लेके चला जा रहा है। एक मेरे दादाजी की एक कहानी अक्सर मेरी दादी मुझे बताती है कि एक बार क्या हुआ, कोई अंग्रेज आ रहा था और चौरीखाल, हमारे यहाँ बस अड्डा हुआ करता था हमारा, और कोई मेले भी चौरीखाल में ही लगते थे। जितने भी लोग राज क्षेत्र से हैं वो चौरीखाल को जरूर जानते होंगे। और कोई अंग्रेज आ रहा था और वो मेरे दादाजी की छोटी सी चिनखी कहते हैं गढ़वाली में ना, बकरी का बच्चा, और वो चिनखा लेके वो अपनी कुछ टैक्सी में आया, उस समय जो गाड़ियां चलती थी, और वो उसमें उसको रख के वो ले गया। मैं तो कल्पना ही कर पा रही हूँ कि ये कैसा दृश्य रहा होगा। हम लोगों ने, हमारे पास जितनी भी स्ट्रेंथ रही है उसको बहुत कमजोर समझा हमेशा। आप समझो, हम समझ रहे हैं कि बाहर वाले जिसके पास पैसा है ना वो बड़ा आदमी है, दैट इज रियल लाइफ, हम ये समझते हैं। मेरे पिताजी मुझे अक्सर कहते हैं कि यार तू इतनी बेइज्जती क्यों कराती हो, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखा है, अभी तुम कहीं ऑफिस में दफ्तर में बैठी होती एक पदाधिकारी के रूप में तो हमें कितना गर्व होता। मैं इस चीज को थोड़ा दूसरे रूप से देखती हूँ। मैं समझती हूँ कि सब लोग अगर पदाधिकारी बन के बैठ जाएंगे तो ग्राउंड लेवल काम कौन करेगा, आईना कौन दिखाएगा, सवाल कौन करेगा? सवाल करना भी उतना ही लोकतंत्र आलोचनाओं से ही चलता है।
लोकतंत्र में आलोचना करना आवश्यक है। एक व्यक्ति विशेष जो आलोचनाओं का सकारात्मक रूप से लेता है वो अपनी राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, और जो आदमी आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से नहीं लेता है वो पता नहीं क्या कर रहा होता है फिर वहां बैठ के। आप समझे कि अगर प्रदेश सवाल पूछ रहा है ना बीजेपी से कि आपने हमारे साथ धोखा क्यों किया, आपने हमारे साथ गलत क्यों किया, तो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वोट दिया है उन्होंने, इस उंगली से वोट दिया है उनको, तो पूछने का हक नहीं बनता। जो तुम्हें राजा बनाने का हैसियत रखते हैं, क्या वो तुमसे सवाल पूछने की हैसियत नहीं रखते हैं? तो साक्षी, एक चीज बताओ कि देश का युवा किस डायरेक्शन में जा रहा है? क्या जितनी भी आपने अभी तक बातें बोली, क्या युवाओं को ये बातें पता है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं पता, सबको पता है। सबको पता है कि कौन किसके साथ कितना गलत कर रहा है। और हम लोग वी इंडियंस, हम लोग की ना मेंटालिटी ऐसी है कि हम लोग ना सप्रेस होने में बड़ा मजा आता है हमको। हम समझते हैं कि दिस इज द इजीएस्ट वे, सप्रेशन इज द इजीएस्ट वे, कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे दिन तो कट जाएंगे। 12,000 रुपए की तनख्वाह है, क्या क्या बढ़िया तो है, जाना है, कोई कुछ पूछेगा नहीं, किसी के कोई सवाल का जवाब नहीं देना, कुछ नव निर्माण नहीं करना किसी चीज का, कोई सवाल नहीं पूछेगा, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना, दिन कटने चाहिए। मेरे पिताजी ना एक बात कहते थे कि ना खुशबू तुझे तो चापलूसी करनी भी नहीं आती है। तो शायद मैं इसीलिए जिंदगी में इतना पीछे रह गई। अगर मैं चापलूसी करना जानती शायद तो शायद बहुत आगे बढ़ चुकी होती। और मैं यही अपने देश के युवाओं को भी कहूंगी कि कभी चापलूसी करना मत सीखना। जहां जहां चापलूसी करना सीख जाएंगे वहां काम बनने लग जाएंगे, परंतु दूसरे आदमी के अनुसार, ठीक है। और अपने काम बनाना मत, कभी अपने हिसाब से काम करना। मैं समझती हूँ कि अपने हिसाब, मतलब आप जिंदा ही क्यों है अगर आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। आपका बुद्धि विवेक अगर काम ही नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर आपका धरती में होने का क्या फायदा। फिर वही लोग दिन काट लेते, दुनिया चला लेते। जहां तक बात रही कि देश का युवा किस तरफ जा रहा है, अच्छा, देश के युवा की हम बात कर रहे हैं। अगर हम साक्षी को देखें तो साक्षी का जो गेटअप है, ठीक है, तो हमेशा साड़ी में देखा है, सूट में देखा है, तो साक्षी भी तो युवा है। आज का जो युवा है वो वेस्टर्न की तरफ जा रहा है, और आपने ये साड़ी पहनना, सूट पहनना क्यों? मतलब क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं, या आप किस तरीके की अपनी छवि बनाना चाहते हैं? मतलब इसके पीछे का कारण क्या है? पंकज जी, ये तो एक निजी वो मसला मैं समझती हूँ कि जिस भी व्यक्ति विशेष को कंफर्ट इज मस्ट ऑलवेज बी एट द एपेक्स। आप जिस भी अटायर में कंफर्टेबल हैं, कि सामने वाले के साथ आप अपनी बात रख पा रहे हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आपको हमेशा वही पहनना चाहिए। मैं बचपन से ही साड़ी पहनने की बहुत शौकीन रही हूँ। मैं हमेशा, मेरी माँ जो है वो बहुत साड़ियाँ खरीदती हैं, उन्हें साड़ी खरीदने का बहुत शौक है, और वो बहुत अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ पहनती हैं। जितनी भी साड़ी आप मुझे पहनते हुए देखेंगे ये सब मेरी माँ की है। इसमें से शायद एक आध कोई मेरी अपनी खरीदी हुई हो, वरना मेरी खुद की खरीदी हुई कोई भी नहीं है इनके अलावा, ठीक है। और ये मुझे तो साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। आई फाइंड माई सेल्फ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। ये बहुत अच्छा लगता है साड़ी पहनना, और ये कोई नैरेटिव फ्रेम करने के लिए नहीं है। मैं तो हमेशा से, मैं दिल्ली में जब काम भी क्या करती थी तो भी मैं साड़ी पहना करती थी। अक्सर मेरे दोस्तों बोलते थे साड़ी क्यों पहनना है तुमको, गजरा क्यों लगाना है तुमको, अच्छा लगता है क्योंकि हमें इसलिए पहनना है। और कपड़े जो है ये कंफर्ट का एक माध्यम होने चाहिए, मैं समझती हूँ। जहां तक वेस्टर्नाइजेशन की बात है, द वर्ल्ड मस्ट ऑलवेज बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड द कल्चर ऑफ इट्स ओन प्लेस, ठीक है। वेस्टर्न लोग भी तो, उनकी भी तो खुद की कोई कल्चर है, पर अपने हिसाब से दुनिया हमेशा एक ब्लेंड के रूप में चलनी चाहिए, कि दोनों को साथ में लेके आप देखें कि भाई जिस जगह पर जिस प्रकार के कपड़े सूट कर रहे हो, कपड़े, या मैं समझती हूँ वेस्टर्न आप थॉट होता है ना, ये आप मानसिक रूप से आप समझते हो कि यार नहीं, मैं स्वयं को स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ, तो ठीक है भाई। अगर तुम थोड़े से ऐसे कपड़े पहन के स्वयं को स्वतंत्र महसूस कर रही हो तो ठीक है यार, क्या पता किसके पंख कहाँ से लग रहे हो, है ना, क्या पता उसको कभी पहनने ना दिया हो। जिसको भी जिस काम से रोका जाता है उसको, मेरे को साड़ी पहनने से रोका जाता था तो मुझे लगता है कि नहीं यार, साड़ी पहन के मैं सबसे अच्छी लगती हूँ, और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाती हूँ यार। मैं जिस प्रकार से साड़ी पहन के, सूट पहन के अपनी बात रख पाती हूँ ना, ये मैं और कुछ कपड़े पहन के मुझे नहीं लगता कि मेरे पास एक जीन्स होगी भी। मेरे पास जीन्स है भी नहीं, बड़ी अजीब ये बात हो गई है। परंतु अटायर जो होता है वो
वो बहुत चीजों को फ्रेम करता है। आप किस प्रकार से दुनिया को देखते हैं वो भी उससे काफी पता लगता है। और अपनी धरोहर को बचाना मुझे लगता है कि हमारा ही काम है। साड़ी जो है ये हमारी खुद की अटायर है ना, हमारे हाथ में होती है धरोहर, भाषा। हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। साक्षी जी, देहरादून में जो क्लबिंग कल्चर बढ़ रहा है, हाँ, उसमें आपके क्या विचार हैं? कोई भी कल्चर तब बढ़ता है जब हम चाहते हैं कि वो बढ़े। मैगी क्यों खा रहे हैं सब लोग ज्यादा? क्योंकि खाना पसंद करते हैं। हम्म, क्लबिंग कल्चर भी इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं को पसंद है डिस्को डांस करना, दारू पीना पसंद है, अच्छा लग रहा है। तो अब क्या करेंगे बताओ इसका? नहीं कोई तो भी कल्चर है मतलब नहीं। सही है, मतलब साक्षी के अनुसार ये सही है। कोई भी चीज संपूर्ण रूप से सही या गलत नहीं होती है। आप समझो कि बेचारे सुबह से शाम तक इतने थक जाते हैं, हम्म, शाम को अगर 2 टिका भी लिए हम्म, तो क्या दिक्कत है? नींद तो आ जाएगी कम से कम। सोचो किसी की बीवी सुबह शाम तक इतनी किचकिच करती है, बहुत ज्यादा, बेचारे को दिमाग जाम हो गया है पूरा। हाँ, तो टिका के शाम को कम से कम उस बेचारे को नींद आ जाएगी, आप समझो। हाँ, परंतु एक चीज है कि वी मस्ट ऑलवेज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉट एवर वी डू। हम्म, अगर मैं किसी प्रकार के कपड़े पहन के जा रही हूँ तो मुझे वो दायित्व लेना चाहिए, हम्म, ठीक है? कि अगर अब कोई भी व्यक्ति विशेष कुछ मेरे साथ करता है, कपड़ों के ही वजह से तो ऑफ कोर्स नहीं कर रहा है, कपड़े ही उसमें मुख्य भूमिका नहीं निभाते हैं। परंतु एक ऐसा समय, मतलब रात्रि के समय मैं समझती हूँ कि ये क्लबिंग कल्चर रात्रि को ही चलता है। ताजपुर रोड ये मुख्य रोड है इसकी ना। हर व्यक्ति विशेष को इस बात में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि अगर मैंने 2 टिकाए हैं तो मेरे पास एक गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने किस प्रकार से चीजें, अगर मैंने 2 टिकाए हुए हैं तो इसका मतलब मैं संपूर्ण रूप से तो ध्यान में नहीं हूं ना। इसका मतलब कुछ तो थोड़ी तो गड़बड़ हो गई है केमिकल फंक्शनिंग में ब्रेन की। तो मेरे पास या तो ड्राइवर का प्रबंध हो, या मेरे पास गाड़ी का प्रबंध हो, या जिस आदमी के साथ मैं जा रही हूँ या जिस स्त्री के साथ मैं जा रही हूँ कम से कम उसने ना टिकाए हूँ जो गाड़ी चला रही है। आजकल कैब कल्चर भी हो गया है, परंतु उसमें भी मुझे बहुत डर लगता है। डरने वाली बात है ना, क्या पता कोई क्या कर दे। और दूसरी बात, जब तक बच्चे इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि हम कोई भी काम कर रहे हैं मम्मी अब ये हमारी जिम्मेदारी है, चाहे मैं सिगरेट पीता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर मैं सिगरेट पीती हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि सिगरेट से क्या घाटे हो जाएंगे। ये जहर ना प्रसाद स्वरूप लेते हैं कि ना ना ये जहर तो मैं पी के रहूंगी। हमको लगता है कि शायद मुझ में कुछ कमी है। मे बी somebody who's consuming alcohol is better than me. Maybe somebody who is making use of cigarettes is better than me. वो ज्यादा कूल हैं, क्या पता कूल नजर आते होंगे। हम लोग एक्चुअली मुझे लगता है नशे करें तो जिंदगी के करें। जिंदगी में और भी मसले हैं जनाब, उनके नशे करें। ये जो नकली नशे मैं इनको समझती हूँ कि आज टिकाई कल सुबह फिर गोल, फिर शाम को दोबारा टिकानी पड़ेगी। तो नशे ऐसे करो जो जिंदगी हिला के रख दें यार। थोड़े ऐसी जिंदगी में कुछ ऐसी पड़ी लकड़ी उठाओ। लेकिन ना जो लोग ये पॉडकास्ट अभी देख रहे होंगे ना, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सिगरेट कंज्यूम करते हैं, खुश हो जाएंगे यार, चलो किसी ने तो हमारे फेवर की बात करी। अरे खुश होए, और क्या, तुम्हारा जीवन है। तुम नरक लगाओ उसको, स्वर्ग लगाओ, किसी की कोई जिम्मेदारी बनती है क्या? क्या फर्क पड़ता है? इतनी आबादी है देश की, 2-4 लोग कट भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? जब तुमको अपनी नहीं पड़ी है तो किसी को क्या पड़ी है बताओ। एक चीज और बताओ कि युवा जिम्मेदार क्यों नहीं? क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि जिस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं कि युवा है नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, रोड एक्सीडेंट्स इतने हो रहे हैं, ठीक है? तो आपने बात करी जिम्मेदारी की, तो युवा को किस तरीके से जिम्मेदार बनाया जा सकता है? ठीक है, वो ड्रिंक कर रहा है, उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जो आपने बात कही कि उसके बाद उसके पास कैब का प्रबंध होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए, किसके साथ वो जा रहा है या जा रही है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में सोचे, तो युवा क्यों नहीं सोच रहा है? और युवा को जिम्मेदार किस तरीके से बनाया जा सकता है? क्योंकि स्कूलों में तो ये सब्जेक्ट है नहीं ना। पंकज जी, इस विषय में मैं समझती हूँ कि माँ पिताजी एक मुख्य भूमिका में रहते हैं। माँ पिताजी से अच्छा नेतृत्व कभी कोई नहीं कर सकता है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को डरा के रखते हैं, पीटते हैं उनको बचपन में। बच्चा डर जाता है, छुपाने लगता है बाद में। आप
मैंने कई मेरे ऐसे मित्र रहे हैं जो अपने माँ पिताजी से इतनी सी बात भी नहीं छुपाते हैं, इतनी सी बात भी नहीं। ये ट्रांसपेरेंसी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में मुझे इतनी अच्छी लगती है। ये रिश्ता जो है इतना पवित्र रिश्ता है, आप समझो कि माँ बाप चाहें तो अपने बच्चे को जिस सांचे में ढालें आप, और ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। इस बात में मैं टीचर्स को भी नहीं ब्लेम करूंगी। मैं टीचर्स के पास जाती हूँ, वो कहते हैं कि हमारे पास 6 ही तो घंटे हैं बच्चे। हाँ कहते हैं हमारे पास तो है ही नहीं बच्चे, 6 घंटे स्कूल में, फिर ट्यूशन में 2 घंटे, फिर उसके बाद 2 घंटे स्केटिंग क्लास, 2 घंटे पता नहीं कहाँ खेलने चला जाता है, और बस फिर आके घर आके खा पी के सो जाता है, फिर फोन चलाता है, फिर टीवी देखता है, बस खत्म। हमारे पास यही काम बच्चा। परंतु ये बच्चा तो आपका है ना, दुनिया में इसको कौन लेके आया? मैं लेके आई हूँ ना। अगर मैं माँ होती, पिता लेके आया है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है ना अपने बच्चों को इतना भरोसा दिलाना कि बेटा हम हैं तुम्हारे लिए। जिम्मेदार आदमी तब बनता है जब उनके पास फॉल बैक होती है, जब वो डरे ना कि नहीं मेरे पिताजी मुझे जज नहीं करेंगे, कि ठीक है अगर मैंने दारू पी ली है तो क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? ठीक है पापा मैंने थोड़ी सी पी ली है। मेरे पास ऐसे भी मित्र हैं, आप यकीन मानोगे पंकज जी, जिनका ग्रुप पूरा दारू पीता है, पूरा ग्रुप सिगरेट पीता है, पर कभी हाथ नहीं लगाई होगी। पता है मुझे ये काम नहीं करना है, मर्जी तेरी, तुझे करना है, तुझे ठीक लगता है तू कर ले, मुझे नहीं करना है। आप समझ रहे हो? ये कब आती है ये इतना सशक्तिकरण किसी भी व्यक्ति विशेष में, जब उसके माँ बाप ने ना उसे इतना भरोसा दिलाया कि बेटा हम हैं यार तेरे लिए। गाड़ी तू बस ध्यान से चलाना, तू बस अपनी तरफ रखना गाड़ी को ना, और धीरे चलाना। एक तमीज होती है किसी भी काम को करने की, बेटा तू बस ऐसे करना काम, और हम हमेशा तेरे साथ हैं, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। मैंने तुझे एक राइट पाथ दिखा दिया, तू बस इस पे चलना। वैसे तो कभी कोई गलत काम होगा नहीं तेरे साथ, और हो जाए तो तेरे माँ बाप है ना। जब बच्चों को माँ बाप ये आश्वासन नहीं दे पाते हैं ना, या माँ बाप होने में फेल कर जाते हैं, माँ बाप बनना बहुत आसान है, माँ बाप बन के दिखाना बहुत मुश्किल है साहब। बच्चे पैदा करना इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, बच्चों को रेज करना बहुत डिफिकल्ट है। आपको बच्चा बनना पड़ता है, आपको उसकी शूज में जाके ये समझना पड़ता है कि यार बच्चा है, बच्चा नहीं करेगा शैतानी तो कौन करेगा। 30 साल की उम्र तक मैं समझती हूँ कि 30 साल तक की उम्र तक भी हम बचपने में ही रहते हैं। उसके बाद आपको हिट होना शुरू होता है कि नहीं यार कुछ गलतियां हो गई हैं, अब मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। परंतु गलतियां बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बुढ़े करेंगे, समझदार लोग करेंगे। एक आदमी गलतियों से सीखता है। हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे, अब तो वो प्रिंसिपल बन चुके हैं हमारे एशियन स्कूल में, सर अनंत विजय दत्त थपियाल जी। वो हमें जब कक्षा हम 8-9 में रहे होंगे उस समय एक बारी वो हमारी कक्षा में आए, और वो हमें कह रहे थे कि बेटा अब इतना समय नहीं रह गया है कि आप जो है खुद गिर गिर के सीखें, तो आप दूसरों की गलतियों से सीखें ना। तो जब मैं एक माँ होने के नाते मैं देख रही हूँ कि दुनिया में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, तो मैं सीख नहीं सकती। उल्टा मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ कि नहीं करेगा तो देखना टांगे तोड़ दूंगी। कोई तरीका होता है। अगर मेरा बच्चा आजकल ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चलन बहुत हो गया है, तो यार जवानी में जब हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, कक्षा 9, 10, 11वीं 12वीं में बच्चे का रुझान होता है ना इन सभी चीजों के प्रति, तब नहीं होगा तो मैं पूछती हूँ कब होगा? इस समय ही तो हार्मोन्स को मॉड्यूलेट करना जरूरी है। बच्चा अगर अपनी माँ को सब बताएगा कि माँ आज ये हुआ कल वो हुआ, और तुम सुनना, तुम माँ होने के नाते तुम द लीस्ट यू कुड डू फॉर एनीबॉडी और योर चाइल्ड वुड बी टू लिसन टू योर चाइल्ड के पास, एक बच्चे के पास इतनी बाल्यावस्था, इतनी क्यूरियोसिटी भरी होती है ना, उसे सब बताना है। ठीक है, आप मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी होता है, और आप खुद को बच्चे की फ्रेंड समझो ना। आप माँ बन के कभी दुनिया देखो मत। जब हम माँ बन के दुनिया देखने लगते हैं ना, हम अपने बच्चों के लिए चीजें खराब कर देते हैं सर, क्योंकि माँ बाप है समझदार और बच्चे पे अकल है नहीं। और जिस मैंने हर उस बच्चे को देखा है कि जिस बच्चे के माँ बाप ने उसे एक मित्र के रूप में देखा कि बेटा मैं हूं ना यार, क्या हो गया, तो फेल हो गया, कोई बात नहीं, अब बता अब क्या करना है, तुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है, तो बता तुझे क्या लगता है। जिस व्यक्ति विशेष ने अपने बच्चे को सेफ स्पेस दिया है ना,
उसका बच्चा इतना अच्छा इंसान बन के निकला है। और सब तो छोड़ो सर, मेरे पास तो खुद के पास बड़े उदाहरण हैं लोगों, मेरे पास माँ बाप, मैंने सच में इतने अच्छे माँ बाप देख लिए हैं ना, कि मैं समझती हूँ कि सच में पेरेंटिंग नाम की सच में एक चीज होती है, और माँ बाप बना जाता है। कोई भी माँ बाप पेड़ से होके नहीं निकलता है। और इसमें एक और चीज बड़ी मुख्य भूमिका निभाती है कि आपने अपने बाल्यावस्था में जो जो परेशानियां झेली हैं, आप अपने बच्चे पर उनको रिपीट ना करें। अगर आपको लगता है कि मेरा जो मानसिक स्तर है वो पिटाई होने से खराब हुआ है, डांट खाने से खराब हुआ है, तो प्लीज अपने बच्चे के ऊपर उन सभी चीजों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जीन्स तो आपके ही हैं। आप और मैं, मुझे लगता है थोड़ा बहुत बायोलॉजी का ज्ञान हम दोनों रखते होंगे, तो जिन चीजों से मैं गुजरी हूं ना, वो ऑलरेडी मेरे बच्चे में आ चुकी हैं। इस बात में कोई डाउट की जरूरत है नहीं, ये नेचुरल प्रोसीजर है कि क्योंकि दिस इज अ बायोलॉजिकल चाइल्ड, ये मेरा ही तो बच्चा है। जिन चीजों से मैं गुजरी हूँ, जो डर मेरे अंदर है, वो तो नेचुरली इसके अंदर है। उसको क्योर कैसे करना है, उसकी दवा भी तो मेरे पास ही है। साक्षी, फिर से एक सवाल बताओ। कि साक्षी कोकरियाल किस रोल में सबसे ज्यादा फिट होती है? सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर, टीचर, और हमने ये पेरेंटिंग वाला सेगमेंट भी अभी टच किया। हम्म। तो सबसे फेवरेट कहेंगे या सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है कि किस रोल में आप सबसे ज्यादा फिट हो सकते हैं? मैंने अपने 24 साल के जीवन में ये महसूस किया है कि जो पुरुष और स्त्री, यानी कि जो हम लोग होते हैं, दे आर द मोस्ट डेंजरस पीपल, इज द मोस्ट इन्फेक्शियस, जिसे कहते हैं कि ये जीव है, ऐसा ना। तो मुझे बहुत डर भी लगता है इंसानों से, परंतु छोटे बच्चे मुझे मुझे बहुत पसंद है। छोटे बच्चे, मुझे जानवर बहुत पसंद है। मुझे मेरा भाई कहता है कि खुशबू को गरीब के बच्चे बहुत पसंद है। ऐसा हो सकता है, क्योंकि पता नहीं, शायद खुशबू को सफरिंग समझ में आती है, क्या पता ऐसा हो सकता है। मे बी आई नो कि पेन कैसा होता है, मे बी आई हैव दैट लिटिल बिट सेंस कि हाँ भाई, इमोशंस को समझा कैसे जाता है। क्या पता मैं इस बात को अपने 24 साल के जीवन में थोड़ा बहुत समझती होंगी, या मैंने खुद महसूस किया होगा, तो शायद मैं दूसरे के शूज में भी रह के देख सकती हूँ कि नहीं यार, कैसे ये व्यक्ति विशेष दिन काट रहा है। जहां तक आप पॉलिटिकल लीडर की बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो पोखरियाल कोई पॉलिटिकल लीडर बनी नहीं है। अभी तक मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई अलाइनमेंट, कोई हमारी बैठ के ऐसी बातचीत नहीं है। कुछ लोग जरूर हुए हैं, जो लोग अभी इलेक्शंस में खड़े होने वाले हैं, और उन्होंने मुझे प्रस्ताव से 4-5 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उत्तराखंड में इलेक्शंस लड़ने वाली है, और उन्होंने ये प्रस्ताव मेरे पास भी दिया। और मैं समझती हूँ कि ये निर्णय बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि मेरे जैसी स्त्री के लिए बहुत आसान नहीं है पार्टी बदलना। बहुत आज अगर आसान नहीं है। है, मेरे लिए ये कोई केक वॉक नहीं है सर। मतलब मेरे लिए फिर आर या पार, सब ऐसे ही कहते हैं। one will always have to choose a side, sir. It will always be difficult. सब ऐसे ही कहते हैं। हमने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स देख लिए, राघव चड्ढा को आपने देख लिया, ठीक है, तो सब सर, कहते राघव हैं। चड्ढा तो फिर सीए साहब है ना, मतलब हाँ, राघव चड्ढा की बीवी परिणीति चोपड़ा है साहब। राघव चड्ढा ने अपनी जमा ली है। आप समझ रहे हो, राघव चड्ढा और साक्षी पोखरियाल का कोई इनका समान वो नहीं हो सकता है। ये दो बहुत अलग लोग हैं। वो एक बहुत अलग परिस्थिति से आते हैं, वो एक बहुत अलग परिवेश से आते हैं। मैं भी एक बहुत अलग परिवेश से आती हूँ। मेरे लिए ये आसान नहीं होगा, और मैं बहुत अड़िग स्त्री हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम इतनी अड़िग क्यों हो। साक्षी, आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी क्या होता है सर? आप कभी आपने बीजेपी को पूछा है कि क्या तुम 2027 की तैयारी कर रहे हो? तो उनका तो पॉलिटिकल आंसर होता है ना, नहीं हम नहीं कर रहे हैं, जनता करेगी, जनता डिसाइड करेगी। आप भी तो वैसे ही जवाब दे रहे हैं। जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात आती है ना सर पंकज जी, दिस विल ऑलवेज बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ पीपल। तो आप पॉलिटिकल लीडर हैं? पॉलिटिकल मैं बताइए। नहीं, मतलब आप डायरेक्ट हाँ या ना क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अभी जो मेजर पार्टीज है उन्होंने मुझे टिकट प्रपोज ही नहीं किया। मतलब आप चाहते हैं कि आपको मेजर पार्टीज जो है वो टिकट प्रपोज करे? मैं क्या चाहती हूँ, उनके भले
अपना भला किस प्रकार से देखते हैं। अगर वो समझते हैं कि हाँ भाई पोखरियाल के आने से हमारा भला होता है, कि कोई भी किसी को क्यों लेता है, क्योंकि इससे उनका भला हो रहा होगा। उनकी 1 सीट निकलेगी, 2 निकलेगी, 3 निकलेगी या 4 निकलेगी, क्या पता पोखरियाल के आने से निकल जाए, किसी को कुछ नहीं पता, क्या पता एक भी ना निकले, तो पोखरियाल के आने से जो 20 आ रही थी वो भी ना निकले कुछ भी हो सकता है। परंतु हर व्यक्ति विशेष, कोई भी पार्टी अपना भला जानती है, उन्हें पता है कि पोखरियाल अगर होगी तो हमें क्या फायदे हैं, पोखरियाल अगर नहीं होगी तो हमें क्या नुकसान है, क्योंकि पोखरियाल कहीं ना कहीं तो होगी, कहीं ना ये कहीं तो होगी कहीं ना कहीं तो होगी पोखरियाल, और फायदा इस बात होगा। में किसी ना किसी को जिस तो पार्टी फायदा होगा। में साक्षी पोखरियाल होगी तो उसको फायदा होगा। जिस भी व्यक्ति विशेष के लिए साक्षी पोखरियाल काम करेगी, उस व्यक्ति विशेष का फायदा जरूर होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। जैसे साक्षी पोखरियाल का फायदा हो रहा है तो सामने वाले का नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। और मैं एक ऐसे क्षेत्र से आती हूँ और मुझे लगता है कि पोखरियाल इज सो प्रेजेंट ऑन ग्राउंड एक्चुअली, कि दैट वुड रियली मेक अ डिफरेंस। आई विल मेक श्योर, I, Sakshi Pokhriyal, who hails from the Pauri district of Uttarakhand, shall make sure कि वो मुख्य भूमिका में रहे 27 के चुनाव में। और कोई अगर बहुत आसान केक वॉक समझ रहा हो तो मैं उसको भी ये चुनौती देना चाहती हूँ कि चाहे साक्षी पोखरियाल टिकट ले या ना ले, वो तो सेकेंडरी बातें हैं, पर आई शैल मेक श्योर दैट इट इज नॉट अ केक वॉक, easy walk for all of you. It is going to be very difficult and may all of you be highly prepared for the same. साक्षी, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अल्टीमेटली वोट तो आपको युवा ही देंगे। क्या बोलूं, मैं समझती हूँ कि मेरा जो युवा है प्रदेश का बहुत समझदार है यार। हम लोग हमेशा भी लुक डाउन अपॉन द अदर जनरेशन, जो भी आज की जनरेशन होती है वो दूसरी जनरेशन को हमेशा लुक डाउन ही करती है। जो मेरे से समझदार वर्ग है या मेरे से थोड़ी सी उम्र में 10-15 साल ऊपर वाले वर्ग है, वो हमेशा मेरे ऊपर लुक डाउन ही करेंगे, ये ज्यादा समझती है अपने आप को, ज्यादा बनती है। तो हर आदमी अपने दौर में खुद को ज्यादा जरूर बनेगा। अब आपका अपना बुद्धि विवेक है कि आप उसको किस हिसाब से ढालते हैं, किस हिसाब से सकारात्मक रूप से लेते हैं। मैं क्या कहूँ, जो रोज तो मैं युवाओं से बातचीत ही कर रही होती हूँ, आई वॉन्ट टू स्ट्रेस अपॉन कि आप लोग खूब सारी रीडिंग करें, क्योंकि रीडिंग से बनती है एकाग्रता। आप सभी लोग खूब सारा प्रदेश भ्रमण करें, और देश दुनिया घूमते हैं हम लोग, हमारे बच्चे जो हैं बाली जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जापान जा रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं। अपने प्रदेश में भी घूम लो बेटा, थोड़ा सा। तो ये जबरदस्ती नहीं हो सकती हैं चीजें, परंतु जिसका मन है कम से कम वो तो घूमे। और हम लोग हमेशा बाहर से सीखने की कोशिश करते हैं ना, हम लोग जब लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं या फिलोसफी के स्टूडेंट होते हैं, हम हमेशा थिंकर्स बाहर से पहले पढ़ते हैं, है ना, कि नहीं नहीं हमको सब पता होगा, कार्ल मार्क्स और ये और वो। और हमारे लोग जो थिंकर, हम लोग नहीं जानते होंगे स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, हम यहाँ पे डॉक्टर शिवानंद नौटियाल जी 8 बार के विधायक रहे, उन्होंने क्या किया, है ना। मतलब आप समझो कि हमको वी मस्ट लुक विथ इन फर्स्ट, और सबसे पहले अंदर देखें, खुद को समझें, अपने प्रदेश को समझें, अपने जिले को समझें, है ना, अपने क्षेत्र को समझें। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ उसका नाम है राठ क्षेत्र। राठ क्षेत्र की मैं सुपुत्री हूँ। राठ मतलब होता है पिछड़ा हुआ क्षेत्र। हम लोग किसी जमाने में, आज तो अगर साक्षी पोखरियाल यहाँ बैठी है तो मैं नहीं समझती हूँ कि राठ क्षेत्र कोई पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। राठ क्षेत्र बहुत आगे बढ़ चुका होगा हर क्षेत्र में। अगर राठ क्षेत्र की एक लड़की यहाँ पर बैठी हुई है, जिसके दादाजी जो है बकरियां चराते थे, हल लगाते थे, तो कुछ तो हो ही गया है परिवर्तन समय में, कि आज वहाँ की लड़की यहाँ बैठी हुई है। मैं समझती हूँ कि आप सभी लोग जब प्रदेश को जानेंगे तब जाके आपके कंठ खोलेंगे। जब आप रीड करेंगे, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप एकाग्र होंगे, आपको कोई भटका नहीं पाएगा, कोई भी आपको अपनी बातों के झांसे में ले नहीं पाएगा। और आप लोग इस बात पे ज्यादा ध्यान दें कि आप क्या सोचते हैं, कोई क्या सोचता है, क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी सोचे। साक्षी पोखरियाल तुम क्या सोचते हो, करो वही जो मन करे, तो मन से बड़ा कुछ भी नहीं। हमारे पॉडकास्ट के जरिए आज जनता को, जेनजी को एक नेता मिल गया है। नेता क्या मिल गया यार, नेता तो मुझे लगता है पता नहीं यार, ये मैं भी नहीं जानती हूँ। अब ये मतलब ये भविष्य के गर्भ में हाँ क्या बोल है दिया है। भविष्य, अच्छा अभी मैं हाँ बोल दूं और कोई मुझे फिर टिकट ही ना दे, तो फिर क्या हो। अभी आपने हाँ बोल दिया, क्या पता आपको टिकट मिल जाए। कोई नहीं जानता कि भविष्य के गर्भ में क्या है। मैं इसको भविष्य के ही गर्भ में रहने देना चाहती हूँ कि ठीक है भाई, अगर किसी को, क्योंकि मैं बड़ी शर्ती औरत हूँ ना, मैं अपनी शर्तों पे करती हूँ कोई भी काम, मैं किसी के हिसाब से नहीं करती हूँ।
तो ये आई एम ए टफ पर्सन टू बी विथ। हर व्यक्ति विशेष के लिए, किसी भी पार्टी के लिए मेरे को अपने साथ रखना बहुत डिफिकल्ट होएगा। इट इज नॉट इजी। मेरे माँ पिताजी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है मुझे रोटी खिलाना, आप समझो। तो पार्टी के लिए या प्रदेश के लिए मुझे सहना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई एम अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू बी विथ। प्रदेश के लिए भी अगर मैं एज अ लीडर के रूप में आती हूँ, आई एम नॉट एन ईजी पर्सन, वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू बी विथ। प्रदेश के लिए भी आई टेक टफ डिसीजन मेकिंग इन लाइफ ऑल्सो। मेरी खुद की लाइफ हैज नेवर बीन अ केक वॉक। आई हैव टेकन सम एक्सट्रीमली टफ डिसीजंस फॉर माय ओन सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और फिर जहाँ प्रदेश की बात आ जाए तो फिर वहां तो मैं बहुत भावनात्मक हो जाती हूँ। फिर मैं वहां भूल जाती हूँ कि मेरा परिवार भी कुछ है या, है ना। फिर मैं भूल जाती हूँ चीजें। मतलब अगर मैं बहुत सेल्फ सेंट्रिक होती तो मैं देखती ना कि मेरे पिताजी ने अपने जीवन की मुख्य जो आय है वो मेरे ऊपर स्पेंड कर दी। मुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मुझे इतनी तैयारी करवाई, मुझे दिल्ली भेजा। खर्च ही इतना था, समझो आप। वहाँ 10 से 15,000 रुपए, 20,000 रुपए मेरे एक महीने का खर्च हो। सोचो मेरे पिताजी की तनख्वाह ही कितनी है, 50,000 रुपए, या है ना, मतलब सब टीए मिला के उसमें से 20,000 रुपए मुझे दे रहे हैं। उनके बाकी बच्चे नहीं है। मेरे पिताजी के 2 और बच्चे हैं, आप समझो। तो अगर मैं इतनी ईजी होती तो शायद मैं अपने पिताजी की बात को समझती कि नहीं, मैंने अपना जीवन भर की कमाई तुम पे लगा दी, यू विल हैव टू गिव मी बैक। आई वांट टू गिव हुएवर बैक माय वे। बहुत मुश्किल है मेरे साथ काम करना। और अगर आप लोग मॉरल्स आपके क्लियर हैं, अगर आप एथिकल लोग हैं, तो इट इज़ वेरी इजी। तो मेरे साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। परंतु अगर आप बहुत धांधलेबाजी करते हैं, चालाकी करते हैं, और जो है पागल बनाने का, आप समझ, आप अगर आप ये समझेंगे कि छोटी बच्ची है और इसको कैसे भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। प्लीज, ऐसा यहाँ नहीं होता है। तो या तो आई शैल बी ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल और ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल, बट साइड शैल ऑलवेज बी चूजन। मैं चूज करूंगी जरूर साइड्स। हम चाहते हैं कि हम आपको 2027 में देखें। ये भावुक कर रहे हैं आप मुझे, पंकज जी। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी पॉडकास्ट विद पंकज आर्या में आने के लिए। और ये तो पार्ट 1 है, हम अभी पार्ट 2 में भी आपको इनवाइट करेंगे। बहुत बातें हो गई हैं। और आपका भी धन्यवाद पंकज जी। मैं बहुत बातें करती हूँ। मैं अक्सर इधर की बात उधर कर देती हूँ। आप मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, मैं भूमिका बांधने लग जाऊंगी। मैं बता रही हूँ, मैं उपन्यास पढ़ने वाली लड़की हूँ। मैं बहुत भूमिका बांधती हूँ। मैं बताती हूँ कि मैं कोई काम कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि मैं अगर इस बात के मत में हूँ तो मैं क्यों हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है। आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने अपना समय निकाल के मेरा पक्ष सुनने का विचार किया। हर कोई शायद मेरा पक्ष सुनना ना चाहे। क्या पता बहुत ही ऐसा पक्ष हो जो या तो बहुत काम का है, या क्या पता बिल्कुल काम का नहीं है। कुछ भी हो सकता है ना? परंतु ये लोग वेट कर रहे हैं आपका। धन्यवाद पंकज।